Hello बच्चों, good morning, good evening and good night to everyone. Myself Nalin Kumar. Today I am going to start a new chapter known as optics. आज हम लोग ऑप्टिक्स जो कि नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों विद्यार्थियों के लिए, है ना। जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं वो सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लास 10th जो कि सीबीएसई बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो इस टॉपिक में यानी इस चैप्टर में आज हम जो कवर करने वाले हैं उसका लिस्ट मैंने तैयार कर दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ऑप्टिकल लॉज, इसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन बेसिक ऑप्टिकल लॉज में ही आते हैं। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, किसी भी माध्यम के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज एंड इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। मिरर दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, और एक प्लेन मिरर भी जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो इससे इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। इसके बाद लेंस एंड थिन लेंसेस, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, है ना। इसके बाद हम लोग अवतल लेंस और उत्तल लेंस, है ना, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और इससे इमेज फॉर्मेशन जो भी होते हैं, जितने भी कंडीशंस हैं, सारे कंडीशंस का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन एंड डिफेक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हम ऑप्टिकल फाइबर में कैसे यूज करते हैं। क्रिटिकल एंगल एंड कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कितना क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, एप्लीकेशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कैसे यूज किया जाता है और किस तरह से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक छूट गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, और लास्ट सेक्शन है प्रोजेक्शन सिस्टम। तो इस तरह से हम ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो इसमें जितने भी फिर न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव आएंगे सारे को मैं सोल्व करूंगा। तो जितने भी बच्चे अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 को पढ़ते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट, उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें ताकि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बेसिक ऑप्टिकल लॉज, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी को समझने के लिए हमें लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि प्रकाशिकी जो चैप्टर है टोटली प्रकाश से संबंधित है, लाइट से संबंधित है। हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं अपने चारों ओर तो प्रकाश की वजह से। वी कांट एबल टू सी एनीथिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट, वी कांट सी एनीथिंग इन अब्सेंस ऑफ लाइट, यानी डार्क रूम में हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, प्रकाश की अनुपस्थिति में हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, है ना। प्रकाश किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना आवश्यक है। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले लाइट। व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? तो लाइट का डेफिनेशन क्या आता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म of energy by which we can able to see anything around us, है ना। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा या जिसके मदद से, जिसके सहायता से हम अपने चारों ओर चीज़ों को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम अपने चारों ओर के किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। सनलाइट है, डे में तो सनलाइट है, और नाइट में जब सडनली लाइट कट ऑफ हो जाता है तो हमें अंधेरे में कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है। तो एक लाइन और लिख सकते हैं, वी कांट सी एनीथिंग in a dark room or
इन एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश की अनुपस्थिति या अंधेरे कमरे में हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर मैकेनिज्म क्या है, किसी भी चीज़ को हम क्यों देख पाते हैं। तो किसी भी चीज़ को देखने का जो प्रक्रिया है वो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम, यानी उससे जो सोर्स ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट करता ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट हमारी आंखों तक आता है, रेटिना पे इमेज बनता है, फिर माइंड उसे रिकॉग्नाइज करता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, फैन है या कोई पर्सन है। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन कहते किसको हैं उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्लेक्शन को कहते हैं परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट किसी होमोजेनियस मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो प्रकाश के उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग और बाउंसिंग बैक of a ray of light by a smooth or plane surface in the same medium is called रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग और बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे ऑफ लाइट बाय अ स्मूथ और प्लेन सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी प्रकाश का रिफ्लेक्ट करना या बाउंसिंग मीन्स वापस उसी माध्यम में पुनः बाउंस कर जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा स्मूथ सरफेस है और लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे, और ये इसी माध्यम में रिफ्लेक्ट कर गया, इस मीडियम में आया, दूसरे माध्यम में नहीं गया, है ना। कोई भी इसका पार्ट, कोई भी पोर्शन दूसरे माध्यम में नहीं गया, है ना। तो इस घटना को ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड, ये स्मूथ सरफेस इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये नॉर्मल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के क्या नियम हैं। तो सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है, परावर्तन के दो नियम हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जैसा कि फिगर से हमें पता चल रहा है ना, क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, है ना। तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। बहुत ही शॉर्ट में लिखिए, है ना, गलती कम होगा। नेक्स्ट आगे चलिए, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट
reflected ray, comma, reflected ray and normal to the point of incident and normal to the point of incident all lie in the same plane, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। ये दूसरा ला है, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। इसको पढ़ेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, है ना। इस तरह से आगे हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। तो समतल दर्पण कैसा इमेज बनाता है, इसका क्या नेचर है, सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट इसके पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये सभी स्फेरिकल सरफेसेस, सभी सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे स्फेरिकल हो या प्लेन मिरर हो। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग प्लेन सरफेस एंड स्फेरिकल सरफेस। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो हम लोग पर डे अपने फेस को देखते हैं मिरर में, वो प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड far behind the mirror. The mirror as object placed in front of mirror. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर इज इन्वर्टेड, है ना। तो ये चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लेन मिरर से संबंधित, इसको याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स क्या बताया गया, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है प्लेन मिरर के द्वारा। जो हम लोग डेली मिरर में अपना फेस देखते हैं हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा साइज रहेगा इमेज ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, इसमें कोई छोटा या बड़ा इमेज नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए
इमेज इज फॉर्म फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट प्लेड इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर पे रखा रहेगा मिरर से अगर 10 मीटर की दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा मिरर के जितनी दूरी पे रखा हुआ। अगर 10 मीटर है तो मिरर के पीछे 10 मीटर की दूरी पे इमेज बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर हम इसमें राइट हैंड अप करते हैं तो इमेज में लेफ्ट हैंड अप करते हुए प्रतीत होगा, इसी को हम लोग लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये जो फिनोमिना है, यानी कि रिफ्लेक्शन की जो घटना है, सारे प्लेन सरफेसेस के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमने प्लेन मिरर के थ्रू किस तरह से इमेज बनेगा और इसका नेचर क्या होगा, सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। इससे संबंधित दो और भी सवाल पूछे जाते हैं कि अगर हमें पूरा इमेज देखना है मिरर में, प्लेन मिरर में, तो कम से कम मिरर का हाइट कितना होना चाहिए। तो कम से कम मिरर का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा होना चाहिए। याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर मिरर में फुल इमेज देखना चाहता है, 6 फीट का आदमी है, तो उसे 3 फीट का आईना लेना पड़ेगा, 3 फीट का मिरर खरीदना पड़ेगा। एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से मिरर की ओर आ रहा है तो उसका इमेज 2u स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। तो नेक्स्ट इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। टू सी फुल इमेज फ्रॉम ए प्लेन मिरर, टू सी फुल इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर, height of mirror must be half the height of object, है ना। ऑब्जेक्ट के हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए, है ना। अगर आधा से कम रहेगा तो उसका पूरा इमेज नहीं दिखेगा। क्या लिखे हैं, टू सी फुल इमेज फ्रॉम ए प्लेन मिरर, हाइट ऑफ मिरर कॉमा हाइट ऑफ मिरर मस्ट बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। नेक्स्ट जो मैंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से मिरर की ओर ट्रेवल कर रहा है, 6 पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल in front of plane mirror by u speed, then image in the mirror looks traveling by 2u स्पीड, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने u स्पीड से दौड़ते हुए नजर आ रहा है तो उसका इमेज 2u स्पीड से दौड़ते हुए नजर आएगा। तो ये था हमारा प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से संबंधित कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पॉइंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। तो कर्व सरफेसेस में अब हम लोग दो मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, डिफाइन करेंगे। तो उसके बाद उसमें रिफ्लेक्शन को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर।
तो स्फेरिकल मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, spherical mirror is a reflecting surface which forms a part of the hollow sphere, है ना। ये किसका बना होता है? तो एक हॉलो स्फेयर का बना होता है, एक खोखले गोले होता है, और खोखले गोले से जो काट करके उसका हिस्सा काटते हैं, उससे जो मिरर बनाते हैं उसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो जैसे मान लिया कि मेरा खोखला गोला है, देखिए, है ना, ये खोखला गोला है और यहाँ से इसको कट कर लिया गया, है ना, यहाँ से इसको इस तरह से कट कर दिया गया। तो यहाँ से कट किया तो दो हिस्सा बना। अब इसमें हम अगर इस वाले हिस्सा को कलर्ड कर दें, है ना, अंदर वाले हिस्सा को, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हिस्सा बचेगा। तो इसको हम लोग कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। और अगर अंदर वाला हिस्सा को कलर कर दिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक मिनट, और अगर बाहर वाला हिस्सा को कलर कर दिए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इनर पार्ट हुआ, तो इसको हम लोग कनकेव मिरर के नाम से जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। Spherical mirrors are of two types. Spherical mirror are of two types. First one is concave mirror, और second one is कॉन्वेक्स मिरर। अब चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। कनकेव मिरर क्या है ना, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो या आउटरवर्ड यानी उभरा हुआ सरफेस कलर्ड किया हुआ हो, तो उसको हम लोग कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। तो इसको डिफाइन कीजिए, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज ए पार्ट ऑफ cave mirror is a part of hollow sphere in which outer part is silvered and inner part work as a reflecting surface, है ना। अंदर का हिस्सा इनर पार्ट कैसा काम करेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, और आउटर पार्ट सिल्वर्ड किया हुआ रहेगा यानी कलर किया हुआ रहेगा, उसको कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। और भी देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसेस टुवार्ड्स द सेंटर, दिख सकते हैं, इन अ कॉनकेव मिरर इनर पार्ट और reflecting part has faces, यानी फेस में चेहरा किधर रहेगा? टुवार्ड्स द सेंटर, है ना। इसका जो इनर पार्ट या रिफ्लेक्टिंग पार्ट है सेंटर की ओर रहेगा, इसको हम लोग कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। और आउटर पार्ट, बल्गिंग आउटर पार्ट कलर्ड रहेगा, दिख सकते हैं, एंड आउटर पार्ट और कर्व्ड पार्ट इज कलर्ड। तो हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं, है ना, दोनों को, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कनकेव मिरर को देख लेते हैं किस तरह से इसका फिगर होगा।
तो देखिए ये है मेरा कनकेव मिरर, है ना। ये आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट बताया गया सिल्वर्ड, तो कलर कर दिए गया, कर दीजिए। ये हो जाएगा पोल और ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से इसको दिखाना है। ये हो गया आपका केव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग कन्वेक्स मिरर। क्या है कन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉन्वेक्स, है ना। कॉन्वेक्स मिरर भी क्या है? तो हॉलो सिलेंडर का ही पार्ट है, हॉलो सिलेंडर से ही बना है, सॉरी हॉलो सिलेंडर नहीं, हॉलो सॉलिड स्फीयर, है ना। सॉलिड स्फीयर से ही बना हुआ खोखले गोले के हिस्सा है, खोखले गोले से काट करके ये भी बनाया गया। अंतर ये है कि अंदर वाला हिस्सा को कलर कर दिया गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटर वाला यानी कर्व सरफेस को रखा गया। तो देखिए कन्वेक्स मिरर, वैक्स mirror is a part of hollow sphere in which inner part is silvered and outer part work as a reflecting surface is called convex mirror। है ना। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उसको क्या कहेंगे? कनकेव को अवतल दर्पण, है ना। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, क्लियर हो गया। अब इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो कन्वेक्स का फिगर इस तरह से हो जाएगा। इसका इनर पार्ट कलर्ड किया हुआ रहेगा, इस तरह से। फोकस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल, ये रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमें इससे संबंधित जितने भी टर्म्स हैं, तो टर्म्स होंगे फोकस क्या है, फोकस लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो सारी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के कौन कौन से नियम हैं? 3 नियम है ना। देयर आर 3 नियम्स, 3 लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, फिर फार्मूला देखेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू कनकेव मिरर। चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड अपर्चर। इसके बाद आगे फोकस लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस और भी टर्म्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले पोल। पोल को क्या कहते हैं हिंदी में? ग्रुप। क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी स्फेरिकल मिरर का जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको पोल कहते हैं। कहाँ लाइज करता है? सरफेस ऑफ द मिरर। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। पोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, है ना। तो देखिए ये मिरर है मेरा, कनकेव मिरर,
और इसमें यहाँ पोल को दिखाया गया, यही मिड पॉइंट है ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? वक्रता केंद्र है ना, क्या है? तो कहता है द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट, मतलब कि वह गोले, जिस गोले का यह बना हुआ है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका भी है ना। द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाई लेटर सी, यानी जिस गोले का हिस्सा जो है ये बना हुआ, जिस गोले से काटा हुआ उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर इसका भी होगा। चलिए देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच, यानी जिस स्फीयर से यह बना हुआ उसका जो रेडियस होगा इसका भी वही रेडियस होगा। of which the spherical mirror forms a part is called radius of curvature. It is denoted by r. इसको हम लोग लेटर r से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अपर्चर। तो अपर्चर यहाँ से यहाँ का जो ये डायमीटर है ना, यानी मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग एरिया, जिसमें ये जो मैक्सिमम एरिया ऑन विच मैक्सिमम लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर है ना। अपर्चर ऑफ ए मिरर इज द इफेक्टिव डायमीटर है ना ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर। लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया का जो इफेक्टिव डायमीटर है ना, जो मैक्सिमम, जिस एरिया पे मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है या इंसिडेंट हो सकता है उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डायमीटर है, इसको हम लोग अपर्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है ना। प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में प्रधान अक्ष कहते हैं। और लिख लीजिए प्रधान अक्ष है ना। किसको कहते हैं? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है और ये फोकस, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष कहते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। The point on the principal axis of a spherical mirror where the rays of light parallel to principal axis meet or appear to meet after reflection from the mirror is called principal focus. It is denoted by letter F. कहता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा परावर्तन के बाद जिस पॉइंट से होके जाता है या जाता हुआ प्रतीत होता है, तो प्रतीत होगा किसमें? कन्वेक्स के केस में है ना। तो मान लिया कि ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट कर रहा है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, कर्व इनवर्ड पे है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे कट होके जा रहा है, ये देखिए यहाँ से पास कर रहा है इस तरह से, यहाँ से ये पास कर रहा, तो ये हो गया फोकस। तो ये कनकेव मिरर के केस में, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्ज कर देगा रे को। तो जो जाता हुआ प्रतीत, यहाँ पे वर्ड चूँकि डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि इससे जाता है, जाता हुआ जिस पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाता हुआ प्रतीत होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कन्वेक्स के केस में। तो कन्वेक्स का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर इस साइड होता है ना, और कनकेव में फ्रंट में होता है। कनकेव का फोकस लेंथ यानी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होता है, लेकिन कन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस पीछे होता है, यानी जिधर से लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसके अपोजिट साइड में होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जिधर से लाइट इंसिडेंट कर रहा होता है उधर साइड ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड द प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ है ना। इसको फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ यहाँ पे लिख लीजिए, फोकल लेंथ का ये डेफिनेशन है। फोकल, तो फोकल लेंथ क्या है? दूरी है किसके किसके बीच? पोल और
द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहते हैं। मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ का एक और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा कि फोकल लेंथ और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था वो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर से पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे को कहते हैं। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसमें लगभग सारे पॉइंट्स को तो मैंने बता दिया, कुछ अगर छूटा हुआ है तो देख लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको प्रधान अक्ष हिंदी में कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस, प्रधान फोकस किसको कहते हैं, तो फोकस पॉइंट कहते हैं कि जो पैरेलल रे जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होके जाता है उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड। देखिए अपीयर टू मीट इसके लिए हुआ है यूज, है ना, और मीट इसके लिए वर्ड यूज होता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली फोकस होके जाता नहीं है, जाता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए वर्ड यहाँ पे लिखा गया अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, साइड में, है ना, मीट वाला हो जाएगा, ये होगा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं हम द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड द प्रिंसिपल फोकस F ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अब देखिए इसका जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड में लाइज करता है, और इसका जो फोकल लेंथ होगा यानी कन्वेक्स मिरर का, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग फोकस लेंथ साइन कन्वेंशन बताएंगे तो वहाँ भी फिर रिवाइज कर देंगे, लेकिन यहाँ लिख लीजिए फोकस लेंथ, फोकस, चलिए हम लोग देख रहे थे फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज नेगेटिव वेयर एज फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर ऐसा होता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को, इसलिए इसका क्या हो जाएगा निगेटिव। और चूँकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाता हुआ प्रतीत होता है राइट साइड में, इसलिए इसका फोकस लेंथ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो याद रखिएगा कनकेव मिरर का क्या होगा फोकस लेंथ निगेटिव और कन्वेक्स मिरर का फोकस लेंथ पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन बताएंगे तो वहाँ भी एक बार रिवाइज कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। तो रियल इमेज जो रेखाओं के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है इमेज, इसको रियल इमेज कहते हैं, है ना। रियल इमेज इफ द रेज ऑफ ए लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली कन्वर्ज एट द सेकेंड पॉइंट, जो एक्चुअली में कन्वर्ज करते हुए वास्तविक में कन्वर्ज करते हुए प्रतीत हो, या प्रतीत हो नहीं एक्चुअली में कन्वर्ज करता हो जिस पॉइंट पे, उसको उससे जो इमेज बनेगा उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, है ना, वास्तविक इमेज, है ना। वर्चुअल या काल्पनिक किसको कहते हैं, इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसमें जो भी इमेज बनता है लगभग रियल ही होता है, सिर्फ एक केस का जो बनता है वो पोल और फोकस के बीच में होता है, उसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है। तो कनकेव मिरर में जितना भी इमेज बनेगा, है ना, 5 कंडीशन में रियल इमेज बनेगा, और एक कंडीशन जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे उस कंडीशन में इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये रियल इमेज है ना। तो ये देखिए वास्तविक कटान बिंदु से बना है यहाँ पे इमेज, इसका रियल इमेज। लेकिन इस केस में क्या है कि ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाता है, तो डाइवर्ज हो जाने के क्रम में ये इसको पीछे डॉटेड लाइन से खींचते हैं, तो ये डॉटेड लाइन से जो इमेज बनता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। चलिए तो रियल और वर्चुअल क्लियर हो गया होगा। तो इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट एट द सेकंड, अपीयर टू मीट मीन्स डॉटेड लाइन से सेकंड पॉइंट, देन द इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे हम लोग रियल इमेज को खींच सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग
नहीं प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। इसको ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे रियल इमेज को, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इंफॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के नियम। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। laws of image formation by concave मिरर, है ना। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज बनने के क्या नियम है ना। तो 2-3 नियम है, उन सारे नियम को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।